कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया था जोया? अरे नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था? कूलम्स लॉ ही तो कर रहे थे। जैनब तू अब भी कंफ्यूज हो गया? एक बैच है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और दूसरी बैच है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाली बैच तो अभी सेकंड क्लास है इसकी। हाँ उस्मा सही कह रही है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट किया था। तो इसमें हमने किया था F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 का एक्सप्रेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q1 Q2 बाय वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब था और ये था वेक्टर R1 माइनस वेक्टर। हाँ जी बताइए, ये एक्सप्रेशन सबका मैच यही किया था हमने डिराइव या कुछ और आया था? अफान, आयशा, जिगमत, जेबा, मोटब, यही था। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे वो कहता है टू चार्जेस ऑफ 1 milli-coulomb and -2 microcoulomb are placed at, या इसको कूलम कर देते हैं, दोनों को कूलम कर देते हैं, 1 coulomb and -2 coulomb are placed at 1 to 1 meter and 2 1 2 meter। दो पॉइंट्स पे रख दिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ये चार्जेस रखे। कैलकुलेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज तो ये जो 1 कूलम का चार्ज है इसके ऊपर आपको फोर्स चाहिए। अगर एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं इसका, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है आपके पास 1 कूलम का चार्ज, कूलम का चार्ज, और ये जो चार्ज रखा है ये -2 कूलम का। ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज R1 और इसको मैं R2 कह देता हूं। इस चार्ज को मैं Q1 कह रहा हूं, इस चार्ज को Q2 कह रहा हूं। तो देखो यहां जो चार्जेस दिए हैं, Q1 दिया है आपको, Q1 इज 1 कूलम, Q2 दिया है आपको, Q2 इज -2 कूलम। Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर 1 to 1, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर। ऐसी जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 1 2, तो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है इट्स 2i कैप प्लस j कैप plus 2k cap meter. So these are coordinates of point 1 and point 2. इसके coordinates दिए। coordinates देने का मतलब है position vectors दे दिए। 1 to 1 का मतलब है x के along 1, y के along 2, z के along 1, इसी तरह से। अब वो कहता है फोर्स किस पर चाहिए, 1 के ऊपर।
1 के ऊपर फोर्स चाहिए, इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि भाई F12 कैलकुलेट कर दो। ये रहा एक्सप्रेशन। डायरेक्टली मैं यहाँ सारी वैल्यूज रख रहा हूँ। अगर वो कहता -2 पर निकाल लो तो F21 होता। देखो ख्याल रखना, F12 और F21 के आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहां तक बताओ, किसी को कोई परेशानी, डाउट यहां तक? जिगमत ने हाथ रेस किया। हाँ जी, कोई डाउट? ओके, तो देखिए ये, अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ एक दो बच्चों का है कि एक बात रिपीट कर दो। 1 कूलम का चार्ज है, दिस इज Q1। -2 कूलम का चार्ज है, दिस इज Q2। 1 कूलम के चार्ज के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 to 1। -2 कूलम के चार्ज के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 1। ये कोऑर्डिनेट्स दिए। आप पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। R1 का पोजीशन वेक्टर होगा, भाई 1 to 1 है ना, I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। दूसरे के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो दूसरे का भी पोजीशन वेक्टर दिया है, 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। सो मरियम बस ये इतना गिवन है, आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए। F12 पूछ रहा है तो यहाँ सारी वैल्यूज रखते चले जाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें पोजीशन वेक्टर इसलिए क्योंकि वो आपसे पूरा वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है। मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो वेक्टर फॉर्म में तो आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप कूलम्स लॉ यूज करो वेक्टर फॉर्म में। जब आप कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यूज करोगी तो फिर ये पोजीशन वेक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 into 10⁻⁹ लिख दिया। ये जो चार्ज Q1 है, इस Q1 को आप लिख सकते हैं 1 कूलम। जो चार्ज Q2 है, उस Q2 को आप लिख सकते हो -2 कूलम। नेक्स्ट दिस इज R1 माइनस R2। R1 कितना है, I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, सो इट्स I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप minus R2. R2 is 2I cap plus J cap plus 2K cap divided by mod of R1 minus R2 का क्यूब, तो mod of I cap plus 2J cap plus K cap minus 2I cap plus J cap plus 2K cap का क्यूब। तो ये जो F12 फोर्स होगी इसे आप लिख सकते हैं, रिजॉल्व नहीं, यूनिट फैक्टर्स है ना, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ये आ गया -18 into 10⁻⁹। देखो भाई I कैप -2I कैप, दिस विल बी -I कैप। 2J कैप -J कैप, दिस विल बी J कैप। K cap -2K cap, so this is minus of K cap divided by mod of I cap minus 2I cap is minus I cap, 2J cap minus J cap is plus J cap, K cap minus 2K cap is minus of K cap का क्यूब। अब ये मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो देखो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का अगर आपको कैलकुलेट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया हुआ है, सो mod of minus I cap plus J cap माइनस K कैप का क्यूब, इसे आप लिख सकते हैं √ओवर, भाई देखो I कैप का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -1, सो दिस इज -1 का स्क्वायर। देखो अगर किसी को वेक्टर्स में प्रॉब्लम है तो मैं ग्रुप में ना एक 1.5 घंटे का लेक्चर है उसे डाल दूंगा, उसे एक बार सुन लेना, सारे वेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। J कैप का कोफिशिएंट 1 है तो इसे आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। K कैप की जगह क्या आ रहा है, -1 -1 स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 3, दैट्स √3। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये F12 फोर्स होगी, इट्स -18 into 10⁻⁹
माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय, भाई इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आया, √3। सो दिस इज √3 का क्यूब हो गया। तो ये F12 हो गया, इट्स -18 into 10 raised to the power 9 minus I cap plus J cap minus K cap divided, भाई √3 का क्यूब will be 3 इतना न्यूटन की फोर्स हो जाएगी F1। डाउट्स बताइए भाई, डाउट बताओ मुझे इसमें। और एक तो प्लीज अपने नाम बताओ जिन लोगों का नाम नहीं आ रहा। 1XMT क्या नाम है, लिख के बताओ मुझे। अमान तुम्हें कुछ पूछना है, तुमने हाथ रेस किया हुआ है। एक सेकंड अमान। हाँ मान बताइए। सर 2 मिनट्स बस बता रहा हूँ। सर वो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अमान सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है। अमान मुझे तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही, तुम लिख कर ही पूछ लो, तुम्हारा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है अच्छा क्या ठीक है मसला। सर, पूछ रहा हूँ। सामिया तुमने भी हाथ रेस किया हुआ है। हाँ सामिया बताओ क्या पूछ रहे हो। अच्छा नया हो गया। रीच एक बार और समझा दूँ, ओके भाई, जब तक मैं एक बार और समझा रहा हूँ, एक बार प्लीज ये जिन लोगों के नाम नहीं हो रहे विजिबल, 1XM2T भाई अपना नाम बता दीजिए, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। और नरगिस Nokia 3 एक बार नाम बता दो, मैं चेंज करता हूँ। और कौन है, और ये लास्ट D30F297 एक बार नाम बताओ प्लीज, मैं चेंज कर दूंगा जिन लोगों के एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहे। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको एक चार्ज दिया है 1 कूलम, एक चार्ज दिया है -2 कूलम, एक दिया है Q1 पे रखा हुआ है, दूसरा Q2 पे रखा हुआ है। तो Q1 इज 1 कूलम, Q2 इज -2 कूलम। जो R1 होगा इस फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर, दैट्स I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 1 2 1। जो सेकंड वाला चार्ज है -2, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 1 2, तो पोजीशन वेक्टर होगा 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा था मैंने, ये लिखा हुआ है आपके पास F12। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने यह लिखा हुआ है आपके पास एक्सप्रेशन है फोर्स का। इसके अंदर जस्ट मैंने वैल्यूज रख दी। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10⁻⁹। चार्ज Q1 इज 1, Q2 इज -2, R1 R2 की वैल्यूज डाल दी और नीचे R1 -R2 कर सब्ट्रैक्ट कर ये आ गया। इसका मॉड निकालना था, मॉड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट के स्क्वायर कर ऐड कर देते हैं, √3 आ गया। तो ये F12 आ गया 3√3। भाई और तो किसी को नहीं पूछना कुछ, कोई डाउट नहीं है भाई। कितनी बार तुम लोग कहलवाते हो एक चीज के लिए, जिन लोगों के नाम ठीक नहीं आ रहे हैं मुझे प्लीज एक बार नाम बताओ, मैं उसको ठीक करता हूँ। Nokia N3 बस नाम लिख दीजिए, उससे मैं ठीक कर दूंगा। 1XM, अच्छा ये हो जाए तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना लिखिए और मुझे बताइए अगर हो गया तो जो 1/4% की वैल्यू है 9 to 8.85 को बोल सकते हैं पर नहीं 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 अमान, वो पूरी कैलकुलेशन के बाद यही आता है। देखो भाई अमान पूछ रहा है कि, सुनो सुनो,
ये ना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई हो गया 3.14, एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। डिनोमिनेटर में ना ऊपर लेकर जाओगे, ये पूरा 1 करोगे तो ये यही आएगा, ऑलमोस्ट 9 इंटू 10⁻9। ये ना ऊपर जाकर 10⁻12 होगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 0.0009 करके आती है, फिर मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर। ठीक हुआ अमन? अच्छा, अब एक बार जितने भी बच्चे लद्दाख के हैं एक बार प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा दो, बस लद्दाख लद्दाख लिखते हुए चले जाओ। आज तो वैसे ही एवरीवन चैट बंद है, मुझे ही मिल रहा होगा। जितने भी बच्चे लद्दाख के हैं, 6-7 बच्चे हैं, बस टाइप करते चले जाइए लद्दाख, वो अटेंडेंस खुद लग जाएगी आपकी। मिर्जा है ये। ओके चलो, ये हो गया सबका। इसको मैं रब करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं इसे? सब लिख चुके हैं। सो दैट वाज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ऐसे कैलकुलेट करें। लेकिन अब तक हमने जो भी फोर्स कैलकुलेट करी है वो फोर्स कैलकुलेट करी है सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के। अब अगर वो आपसे पूछता है किसी मीडियम में चार्जेस रख दिए, आपने मीडियम में चार्जेस रख दिए, तो अब जो आप टर्म यूज करेंगे उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये टर्म्स हम तब यूज करते हैं जब आप मीडियम चेंज करते हो। अब तक हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ फ्री स्पेस में था। जैसे ही आप किसी और मीडियम में जाएंगे आप ये टर्म्स यूज करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब। पहले हम फ्री स्पेस लेते हैं। फ्री स्पेस मीन्स इधर एयर और वैक्यूम। फ्री स्पेस में एक चार्ज रखा Q1, दूसरा चार्ज रखा Q2, दे आर एट अ सेपरेशन आर। इनके बीच में जो फोर्स होगी उस फोर्स को F0 से रिप्रेजेंट किया। दिस फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², जो हमने अभी यूज किया। यहाँ जो हम एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस एप्सिलॉन इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अब अगर आपने इन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, मान लो फ्री स्पेस तो एयर और वैक्यूम हो गया। भाई फ्री स्पेस का मतलब होता है या तो एयर या वैक्यूम, दोनों को हम एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। अगर किसी मीडियम में आपने डाल दिया, सेम चार्जेस हैं Q1 Q2 एट अ सेपरेशन R, मीडियम में डाल दिया, तो यहाँ जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। और ये जो एप्सिलॉन है ये इस मीडियम की परमिटिविटी है जो भी आप ले रहे हो। दिस एप्सिलॉन इज absolute permittivity, is absolute permittivity of medium। जो भी आपने मीडियम लिया हुआ है ये उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन। तो अगर आपको एप्सिलॉन पता हो तो आप आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं, बट यूजुअली एप्सिलॉन नहीं पता होता
जो टर्म आपको पता होती है दैट इज रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू पता है 8.85 into 10⁻⁻4। इस रेशियो को के से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी रेशियो को एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट, इस के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज है, बस अलग अलग नाम है। अब इस k को यार उस k से मत कंफ्यूज करना जो हमने पढ़ा था ना, k q1 q2 by r स्क्वायर, k को लिख देते थे 1/4πε0। ये वाला k नहीं है, ये अलग k है विच इज रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां से अब मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करूं या रिलेटिव परमिटिविटी यूज करूं, एक ही बात। ज्यादातर ऑथर्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करेंगे जो बुक्स आप पढ़ते हैं, मैं के की टर्म्स पे लिख रहा हूं, अदरवाइज को खास फर्क नहीं। हाँ, तो आप एप्सिलॉन को लिख सकते हैं इट्स के एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, जो मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का रेशियो। ये एप्सिलॉन आर बताएगा मीडियम के बारे में कि मीडियम दो चार्जेस के बीच की फोर्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है। दो चार्ज, दैट इज गिवन बाय एप्सिलॉन। इस 3 को मैंने 2 में रख दिया, तो जैसे 3 को मैं 2 में रखूंगा तो मीडियम में फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4π। एप्सिलॉन की जगह आप लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट, इट्स q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। के और एप्सिलॉन एक ही चीज है, रिलेशन यही है कि दोनों इक्वल है। आप के कहो या एप्सिलॉन आर कहो, वाली एक ही चीज है, रिलेशन यही कि दे आर इक्वल। जब आप इस एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज फोर्स इन मीडियम। हाँ, अब ये जो k की वैल्यू है ना, दिस डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए k की वैल्यू अलग होती है। तो देखो, अगर फ्री स्पेस है तो फोर्स होती है 1/4πε0 q1 q2 by r स्क्वायर। तो मीडियम डाल दिया आपने। मीडियम का मतलब है चार्जेस को पहले एयर में रखा, फिर सेम चार्जेस को उठाकर मैंने वाटर में डाल दिया, मीडियम आपका वाटर हो गया। यहाँ एक k आना शुरू कर दिया। अब k की वैल्यू देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज क्या क्या होती है। यहाँ हम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं k, this dielectric constant is greater than or equal to 1। उसकी वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से ज्यादा होगी। k की वैल्यू 1 होगी फ्री स्पेस के लिए, अगर आप फ्री स्पेस ले रहे हो तो k इज 1। आयशा बस एक मिनट। अच्छा सुन, आयशा का क्वेश्चन है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या डिफरेंस है। एप्सिलॉन नॉट जब हम लिखते हैं तो सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए है आयशा। जब हम एप्सिलॉन लिखते हैं तो वो किसी और मीडियम का है। एयर और वैक्यूम के लिए आपको वैल्यू पता होती है 8.85 into 10⁻⁻12। बट कोई और अगर मीडियम है उसके लिए वैल्यू ये नहीं होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए अलग होता है, वाटर के लिए अलग होता है, ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए है, एप्सिलॉन किसी और मीडियम के लिए। वाटर के लिए वैल्यू अलग होगी, ग्लास के लिए अलग होगी, पेपर के लिए अलग होगी। ठीक है आयशा? k is equal to 1 is for free space, और बाकी सारे मीडियम्स के लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 1। k की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 फॉर अदर मीडियम। फॉर अदर मीडियम बाकी जितने भी मीडियम्स होंगे उन सब के लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जैसे कुछ मीडियम्स के लिए आपको याद रखना होगा k की वैल्यू 80 होती है वाटर के लिए। अगर वाटर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होगा। k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कंडक्टर के लिए।
अगर आपने कोई कंडक्टिंग मीडियम ले लिया, मान लीजिए आपने मर्क्यूरी ले ली, मर्क्यूरी इज कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग मीडियम के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट। सो ये एक्सप्रेशन है फोर्स का इन अ मीडियम। सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म आपके लिए किया। अब इसी इक्वेशन से फोर, दोबारा मैं फोर्थ इक्वेशन लिख रहा हूं। फोर्स इन मीडियम is 1/4 pi epsilon naught k q1 q2 divided by r square। तो देखिए यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, इस टर्म को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 देखूं, देखो जरा इक्वेशन नंबर 1 में 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square था क्या? फोर्स इन एयर। तो आप लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम is force in air divided by k। एयर में फोर्स लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हुई कि मीडियम में जो फोर्स होगी ये कम होगी एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर। अमान का क्वेश्चन है, इंसुलेटर में के की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? के की वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं। के की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी एल्स देन प्लाज्मा। अगर आपके पास आयनिक मीडियम है तब के की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट आपके पास कभी आयनिक मीडियम प्लाज्मा पे क्वेश्चंस नहीं आते। शिबा के और 2 के, मैं यही कह रहा था कि 2 के हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं शायद। शिबा, हम इससे पहले जो के यूज कर रहे थे ना, हम लिखते थे एफ इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। उस के को कहते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो अलग चीज था। अब जो हम लिख रहे हैं शिबा, इस इज 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये वाला के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये के जस्ट एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। तो दोनों के बिल्कुल अलग है। K is ratio, so how can it be negative? Ratio could be negative. If this epsilon is negative, then the ratio would be negative. Shaheen, अगर ये epsilon negative है तो k भी तो negative हो जाएगा। अगर आप आयनिक मीडियम में नेगेटिव क्यों होगी? आयनिक मीडियम के अंदर k की वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी सामिया? इसके लिए तो मुझे पूरा पोलराइजेशन समझाना होगा जो एटलीस्ट 12th और जेई के सिलेबस के बाहर की चीज है। फिलहाल आपको इतना बता सकता हूँ कि आयनिक मीडियम के लिए k की वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर भी आप जानना चाहती हैं कि क्यों नेगेटिव होती है एग्जैक्टली, तो 9:30 जो डाउट क्लास होती है उसमें आइए, क्योंकि ये सिलेबस का पोर्शन नहीं है, अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। आप मुझसे एक बार रिपीट कर दीजिए। तो हाँ फायदा अभी आता हूँ मैं जो आप कह रही हैं। तो मीडियम में जो फोर्स है दैट्स फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के। तो आप लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम इज लेस देन फोर्स इन एयर। जैसे ही आप चार्जेस को किसी भी मीडियम में डालेंगे, एयर के कंपेरेबल हमेशा फोर्स कम होगी। और इसी इक्वेशन से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो के की वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो क्या क्या था? हाँ, सामिया का क्वेश्चन था आयनिक मीडियम में क्यों नेगेटिव होता है। सामिया, आयनिक मीडियम के लिए नेगेटिव होती है क्यों का आंसर मैं 9:30 पे दे सकता हूँ, पूरी क्लास निकल जाएगी और ये कभी आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है, इवन जेई तक नहीं पूछेगा। शाहीन परवीन लिखा है कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हाँ, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जब मैं कह रहा हूँ तो मैं प्लाज्मा कंसीडर नहीं कर रहा, मैं आयनिक मीडियम कंसीडर नहीं कर रहा। हम आयनिक मीडियम स्टडी नहीं करते, आपके पास जितने भी मीडियम में दे आर नॉन आयनिक, प्लाज्मा डिस्कस ही नहीं करता, है ही नहीं सिलेबस का पार्ट, इसलिए फाइका अच्छा रिपीट करना है आफ्टर इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 जो है, force in medium is 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square, where this epsilon is absolute permittivity of medium। ये medium की absolute permittivity
एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होगा उस रेशियो को आप के कहोगे। दिस इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसे आप के कहते हैं। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। इसी को आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एप्सिलॉन आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। इस थर्ड को आप सेकंड में रख दीजिए, तो ये होगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसके बाद तो जैसे ही आप किसी मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स 1/k टाइम्स हो जाएगी किसी भी मीडियम पे। बस एक एक्स्ट्रा के आने लगता है मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ मीडियम के लिए याद रखना है, फ्री स्पेस के लिए 1 है, बाकी सारे मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 है। K80 वाटर के लिए, इनफाइनाइट कंडक्टर्स के लिए। फिर कह रहा हूँ यहाँ मैं प्लाज्मा इंक्लूड नहीं कर रहा, प्लाज्मा में डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, तो किसी ने पूछ लिया था इसलिए बता दिया। तो जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे, फोर्स इन मीडियम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को फोर्स इन एयर लिख सकते हैं। तो फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के। तो के की वैल्यू आ जाएगी फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। हाँ, अब क्वेश्चंस देखो। जोया, एयर वैक्यूम में की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग, एयर इन वैक्यूम में के की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग। जोया, के मैं फिर कह रहा हूं, यहां जो मैं के ले रहा हूं वो के 9 इंटू 10⁻⁹ नहीं है। यहां जो के ले रहा हूं दैट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो है समझने की कोशिश करो, ये वाला के और जिस के को तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते थे, दो के बिल्कुल अलग अलग के हैं, कोई रिलेशन नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमेशा 9 इंटू 10⁻⁹ होगा, और ये जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, अलग अलग मीडियम्स के लिए। उसके बाद उसामा खान, सर क्वेश्चंस बताएगा कि डाइलेक्ट्रिक यहाँ है या फ्री स्पेस। हाँ, ये क्वेश्चन बताएगा उसामा, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कहाँ पर। ये फॉर्मूला हर पॉइंट चार्ज, देखो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड था, ये भी पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड। पॉइंट चार्जेस कहीं भी रखे हो। चलो जी, इतना हो गया, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर मैं रब करूंगा इसे। हाँ, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज। मोहित, कोई डाउट नहीं है तुम्हारा? मोहित बड़ा समझ बैठा है आज। मोहित को सब कुछ आता है। मोटअप, मिर्जा, के जीरो होता है कि किसी नहीं आयशा, किसी मीडियम में के जीरो नहीं होता। के जीरो मतलब होने का मतलब है फोर्स इनफाइनाइट हो जाना। ओके मरियम, सर व्हाट इज एक्चुअल परमिटिविटी? ये क्वेश्चंस बहुत दिनों से सब पूछ रहे हैं कि एक्चुअली परमिटिविटी का मतलब क्या है, और मैं इसके आंसर में हमेशा ये कह देता हूँ कि जब तक मैं पोलराइजेशन नहीं समझा पाऊंगा, पोलराइजेशन सेकंड चैप्टर के एंड में, तब तक एग्जैक्ट परमिटिविटी नहीं बता सकता। बट तुमने अब पूछा है तो कुछ चीजें तो बतानी पड़ेगी। देखो परमिटिविटी का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने एक चार्ज लिया Q1, जस्ट एक मिनट में, ये मरियम का क्वेश्चन है कि एक्चुअली परमिटिविटी है क्या चीज। Q2, Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स होती है वो कुछ ऐसी होती है कि Q1 फील्ड जनरेट करेगा, वो फील्ड यहाँ तक पहुंचेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मीडियम अपने से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने देगा, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड परमिट होने देगा मीडियम अपने से, दैट डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी ऑफ फील्ड। जितना ज्यादा मीडियम के लिए के की वैल्यू होगी, मीडियम से उतनी ही कम फील्ड पास होगी। सो परमिटिविटी परमिट से आया है। परमिट मीडियम कितनी फील्ड अपने थ्रू पास होने देगा, दैट इज परमिटिविटी। बड़े, और ये परमिटिविटी की जो डिटेल है, ये पोलराइजेशन सेकंड चैप्टर का बिल्कुल एंड का पार्ट। तो फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको इतना समझा सकता हूँ, क्योंकि ना मैंने फील्ड बताया है, ना मैंने आज तक पोटेंशियल पढ़ा पाया हूँ आपको। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते चले जाएंगे। फिलहाल परमिटिविटी सिंपली मीन्स कि मीडियम अपने थ्रू कितनी फील्ड को पास होने की परमिशन दे रहा है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उतनी कम फील्ड पास होगी। अब ये ना बोर्ड्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ये आया हुआ क्वेश्चन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स between two charges in free space to the force between same charges in medium. तो फ्री स्पेस और मीडियम में आपने जो चार्जेस रखे हुए हैं उनमें जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उन फोर्सेस का रेशियो है, जिस रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, दिस इज फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। इतना लिख लीजिए, इसे रब करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसकी। हाँ निर्जा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। सबने लिख लिया? कोई ऐसा नहीं है जो लिख रहा हो? फायका, हुमा, नुजरत, रेहान, रिंचन, सुंदुस। सो लेट्स रब इट ऑफ, इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ उस्मा, के की वैल्यू अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होगी, वेरी करेगी, अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग। तुम यही पूछ रहे हो ना, अलग के की वैल्यू तो अलग अलग मीडियम, एयर के लिए 1 है, वाटर के लिए 80 है, अगर आपने कुछ कंडक्टिंग मीडियम ले लिया तो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो वेरी कर रही है, अलग अलग मीडियम्स के लिए के की वैल्यू अलग। तो एक तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे सिर्फ इसलिए कि फॉर्मूला यूज करना आ जाए, उसके बाद दूसरे में थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड लेकर आएंगे बोर्ड। तो आपको दो चार्जेस दिए, 2 कूलम and 3 coulomb are placed in a medium of dielectric constant 3 at a separation 2 meter. Calculate force between. तो ये तो बस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है कि अगर किसी को फॉर्मूला यूज करने में प्रॉब्लम है तो यहाँ दूर हो जाएगी। फोर्स का एक्सप्रेशन आप लिखते हैं 1/4πk∈0, इट्स Q1, इट्स Q2 डिवाइडेड बाय r²। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया, देखिए 1/4πε0 को आप 9 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं। ये जो के आ रहा है, के आपको गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3 लिख दिया आपने। Q1 एक 2 कूलम, दूसरा 3 कूलम, तो आपने यहाँ लिख दिया 2 × 3 डिवाइडेड बाय r²। r कितना है, 2, सो इट्स 2²। ये कैंसिल हो गया, 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, फोर्स इज 9/2 हो जाएगा, तो 4.5 × 10⁻⁹। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था कि इन केस अगर किसी को फॉर्मूला कैलकुलेट यूज करने में परेशानी है तो सिर्फ ये फर्क हो रहा है कि एक के आ रहा है नीचे, उस के की वैल्यू वो आपको देगा सिस्टम। इतना लिख लीजिए, फिर और देखते हैं।
डॉट से 4.6 आएगा, 9/2 हो रहा है ना, 9/2 तो 4.5, 4.5 ही तो आएगा, 6 होना है। 9/2 तो 4.5 है, 4.6 कैसे आ जाएगा? सबने लिख लिया? रब कर दूं? कोई ऐसा तो नहीं जो लिख रहा हो? मोटॉप, निल्जा, सबने लिख लिया? नेक्स्ट देखिए। Two charges Q1 and Q2 when placed at separation R repel each other with force F. तो दो चार्जेस हैं, उनको आपने R सेपरेशन में रखा, सो फोर्स इज एट व्हाट सेपरेशन, at what separation they must be placed in a medium of dielectric constant 3 so that force remains same. आपको इसे किसी ऐसे मीडियम में रखना है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, ताकि फोर्स में कोई चेंज ना आए, फोर्स सेम रहे। तो देखो वो कहता है Q1 और Q2 चार्जेस हैं, R सेपरेशन पर है, पहले फ्री स्पेस में रखें, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी उसे F1 कह देते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R square, that's first equation। फिर आपने सेम चार्जेस लिए Q1 एंड Q2, इन्हें आपने कुछ x सेपरेशन पर रख दिया, मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम का कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अब जो फॉर्मूला होगा इसमें चेंज आएगा ना, 1/4π, हाँ आयान सही आ रहा है आंसर, K epsilon naught Q1 Q2 divided by x square, that is the equation। वो कह रहा है फोर्स सेम रहनी चाहिए, that means F1 is equal to F2, so 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R square is 1/4π K epsilon naught Q1 Q2 divided by x square। Q1 Q2 cancel this Q1 Q2, 4π cancel this 4π, epsilon naught से epsilon naught cancel हुआ, we are left with just 1/r square is 1/kx square। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं k x square आ जाएगा r square by k, x आ गया r by root k। r by k की वैल्यू रख दीजिए, k कितना दिया हुआ है 3, so it's r by root। जब आप r by root 3 सेपरेशन पर रख दोगे तो फोर्स सेम है। बताइए भाई, यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? जिगमत, डॉर्जे, मिर्जा, जैनब, शहजाद, रेहान, नुजत, मोहित, उस्मा सिर्फ के इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले जो चार्जेस हैं जब कुछ मेंशन नहीं करता ना तो मीडियम क्या है, कह रहा है Q1 एंड Q2 रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F। अगर कुछ नहीं कह रहा मीडियम कौन सा है, दैट मींस फ्री स्पेस है, पहले चार्ज फ्री स्पेस में रखा हुआ है।
उसके बाद चार्ज मीडियम में गया। तो फ्री स्पेस के लिए तो k की वैल्यू 1 होती है, तो रखने की जरूरत नहीं। उस्मा रखने की जरूरत नहीं, वैल्यू 1 होती है। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है? सबने लिख लिया? रब कर दूं? चलिए इसे रब करते हैं। सो अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसमें हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं दो चार्जेस के बीच में। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम है अभी थोड़ा बहुत? अभी तो बहुत टाइम। नेक्स्ट देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस दिए हुए हैं तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करें। तो देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कब करते हैं? अगर दो चार्जेस हैं तब तो आपने कूलम्स लॉ यूज कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दो से ज्यादा अगर चार्जेस है ना तो कूलम्स लॉ में कोई प्रोविजन नहीं। ऐसे नहीं है कि मैंने तीन चार्जेस दे दिए, Q1 Q2 Q3, मैं कह रहा हूँ बताओ Q1 पर फोर्स क्या होगी? तुमने कहा अच्छा फोर्स ऐसे निकाल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 भी डाल दिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ऐसे फोर्स नहीं है, फोर्स ऐसे कैलकुलेट नहीं। अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो आपको फिर हर हाल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। तो देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है? कहता है आपके पास कई चार्जेस थे, एक Q1 था। तो पहले देख लो कब यूज करेंगे। यूज फॉर मोर देन 2 पॉइंट चार्ज। दो से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हैं तो फिर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना होगा और कोई रास्ता नहीं। तो समझो दो से ज्यादा पॉइंट चार्जेस दिखेंगे कैसे। एक चार्ज मैंने रखा Q0 यहाँ, एक मैंने Q1 लिया, Q2 लिया, Qn लिया, और इनके बीच में जो सेपरेशन है, Q1 और Q0 के बीच का सेपरेशन, Q2 Q0 के बीच का सेपरेशन, Qn Q0 के बीच का सेपरेशन, इसको मैं कह देता हूं R10, R20, Rn0। मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स चाहिए, सारे चार्जेस पॉजिटिव। अब देखो, इस Q0 पर जो फोर्स होगी वो फोर्स ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ Q1 एग्जर्ट कर। Q0 पर फोर्स Q1 भी एग्जर्ट करेगा, Q0 पर फोर्स Q2 भी एग्जर्ट करेगा, Q0 पर फोर्स Qn भी एग्जर्ट करेगा। हर चार्ज होगा जो Q0 पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा। डायरेक्शंस देखिए फोर्स के। Q1 Q0 को रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगी। इस फोर्स का नाम लिखते हैं फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। Q2 भी पॉजिटिव है, Q0 को रिपेल करेगा, यहाँ इस डायरेक्शन में Q0 जाएगा, फोर्स होगी F0। Qn भी Q0 पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, Qn Q0 पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा, फोर्स का नाम होगा FON। तो Q0 पर Q1 भी एग्जर्ट कर रहा है, Q2 भी एग्जर्ट कर रहा है, Qn भी एग्जर्ट कर रहा है, सब फोर्सेस एग्जर्ट कर रहा है। तो अब जरा समझो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है। कहता है फॉर अ सिस्टम ऑफ n इंटरैक्टिंग पॉइंट चार्जेस, system of n interacting point charges, तो अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें n इंटरैक्टिंग पॉइंट चार्जेस हैं, Q0 है, Q1 है, Q2 Q1, दिस इज द सिस्टम ऑफ n इंटरैक्टिंग पॉइंट चार्जेस। नेट फोर्स
on a given charge से Q नॉट, किसी एक चार्ज पर फोर्स चाहिए, इज, अभी आता हूं मैं डाउट्स पे भी आता हूं, इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, हर इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालो ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स लो और उन सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड करो, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स ली जाएगी और सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड करो। अयान पूछ रहा है अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता कोई परेशानी नहीं, अयान मान लो ये नेगेटिव होता तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाता, बस डायरेक्शन चेंज होता और कोई फर्क नहीं, सिर्फ डायरेक्शन मैटर करेगा। तो आपने क्या किया, जो नेट फोर्स होगी, अब इंडिविजुअल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स कैसे लेते हैं, लाइक एफ नॉट वन का मैग्नीट्यूड चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू वन डिवाइडेड बाय आर वन नॉट स्क्वायर, एफ नॉट टू का मैग्नीट्यूड चाहिए, इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू नॉट इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू नॉट स्क्वायर एंड सो ऑन। आप सबका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स ले सकते हैं। नेट जो फोर्स होगी क्यू नॉट पर, एफ नॉट, ये फोर्स इन सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड करके रहेगी, एफ नॉट वन, एफ नॉट टू, एफ नॉट एन, सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए। जब आप सबको वेक्टोरिकली ऐड करोगे, इन सबका वेक्टर सम आपको नेट फोर्स देगा। सो दैट इज बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जो नेट फोर्स होगी दैट इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। मरियम ये Q3 वाला तो है ही नहीं ना, कूलम्स लॉ दो ही के लिए था, सेपरेशन किसके बीच में लोगी बताओगी फिर? अगर तुम Q1 Q2 Q3 ले रही हो तो R क्या है? कूलम्स लॉ एट अ टाइम सिर्फ दो चार्जेस के साथ डील करेगा, तीन के साथ नहीं कर सकता। इफ यू हैव थ्री चार्जेस तो हर चार्ज की वजह से फोर्स लो और सबको वेक्टोरिकली ऐड करना हो, तो तुम कह रही हो वो पॉसिबल ही नहीं है, कूलम्स लॉ में पॉसिबल नहीं है। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस does not affect by presence of other charges. बाकी के जो चार्जेस हैं उनके प्रेजेंस से दो चार्जेस के बीच की फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। What if is there an n charge and we have to add all forces? Yeah, if you have n charges तो सारी forces को add करना होगा, f not 1, f not 2, 3, 4, 5 n तक जाएगा। What if उसामा सर लीनियर के केस में क्या होगा? अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, लीनियर उसामा, लीनियर मुझे समझ में नहीं आया, जरा बताओगे क्या मतलब है? लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हो या फिर सारे चार्जेस एक लाइन में रखे हैं ये कह रहे हो उसामा? लीनियर से क्या मतलब है? लीनियर चार्ज डेंसिटी या सारे चार्जेस एक लाइन में रखे हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही तो है। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q0 है, सब पॉजिटिव है। Q1 भी Q0 को रिपेल करेगा, Q2 भी Q0 को रिपेल करेगा, Qn भी Q0 को रिपेल करेगा, सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी, आसान हो जाएगा ऐड करना। उसे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी कि एक लाइन में हो या अलग अलग लाइन। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सामिया, अगर सब एक डायरेक्शन में है तो फिर आप वेक्टोरिकली ऐड करो या अलजेब्रिकली ऐड करो, एक ही बात। भाई इतना लिखो जल्दी से और बताओ मुझे हो जाए सबका तो।
लास्ट पॉइंट उस्मा देखो, लास्ट पॉइंट में ये है कि अगर आप क्यू नॉट पर फोर्स ले रहे हो ड्यू टू क्यू वन, तो क्यू नॉट पर क्यू वन की वजह से जो फोर्स होगी उस फोर्स पर क्यू टू से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देख रहे हो, क्यू नॉट और क्यू वन की जो फोर्स है उसमें क्यू टू का कहीं कोई रिलेशन नहीं है। क्यू नॉट और क्यू टू के बीच में जो फोर्स है इस पर क्यू वन और क्यू एन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये लास्ट जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने उसका मतलब, भाई सब लिख चुके हैं, जेबा, जोया, जैनब खातून, उजमा, उसामा, सुंदुस, शेख माज, शाहीन, रेहान, मोहित, दौरजे, अयान, अली। अगर क्यू नेगेटिव हो अली तो जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अट्रैक्ट करने लगेगा रिपेल करने की जगह, सब कुछ सेम रहेगा, वेक्टोरिकली ही ऐड करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको फिर okay, मैं जरा कर रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और भाई ऐसा कोई भी ना हो जो कि नोट्स ना बनाता हो। देखिए लॉकडाउन वाला पीरियड अच्छा खासा लंबा चलने वाला है, और आपके जब स्कूल जब भी रीओपन होंगे, चाहे जुलाई में रीओपन हो या अगस्त में रीओपन हो, आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप फिर अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो रही। स्कूल में बिल्कुल वैसे ही करिकुलम चलेगा जैसा पिछले साल तक चलता था। तो कोई इस बेवकूफ़ी में ना करे कि टाइम बर्बाद कर रहा हूँ या बैठा हुआ कि जब शुरू होगा क्लासरूम तब लिखेंगे, वो फुर्सत नहीं मिलने वाली इस साल। जरा कैंसिल हो जाता है अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर इक्वल है तो कैंसिल कर देगा, अगर इक्वल है तो कैंसिल कर देगा। तो देखो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। तो ये दिया हुआ है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है इसमें, हर साइड जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड ए है, हर वर्टेक्स पर सेम चार्ज रखा हुआ है, यहां भी क्यू रख दिया, यहां भी चार्ज क्यू रख दिया, और ये भी चार्ज क्यू रख दिया। कुछ नाम है, इस पॉइंट का नाम ए दे दो, इस पॉइंट का नाम बी दे दो, ये सी कर दो, और जो सेंटर है, सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल का, वहां पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसका नाम जीरो दे दो। तो क्वेश्चन में आपसे कहता है कैलकुलेट 3 point charges are placed on the vertices of equilateral triangle. Calculate net force on charge Q at the centroid. सेंट्रॉइड पे जो चार्ज Q रखा हुआ है, इस चार्ज Q के ऊपर आपको नेट फोर्स चाहिए। सब पॉजिटिव चार्जेस है, सारे के सारे पॉजिटिव है। ओके मरियम, एक बार कैलकुलेट कर लें, देखते हैं जीरो आएगा नहीं आएगा। सो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जरूरत होगी। तो डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हैं, जैसे ही आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं, अगर आपके सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस हैं, जैसे ही दो से ज्यादा चार्जेस हैं, दैट मींस आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चाहिए। हर हाल में जहां भी दो से ज्यादा चार्जेस होंगे वहां आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे तो तीन चार चार्जेस हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चाहिए। ओ वाले चार्ज पर जो फोर्सेस होंगी वो फोर्सेस कौन कौन एग्जर्ट करेगा, भाई ए वाला चार्ज भी एग्जर्ट करेगा। ए वाला चार्ज इस ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा। जब ए वाला चार्ज ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा तो ओ वाला चार्ज नीचे जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का।
ऐसे ही बी वाला चार्ज भी ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो ये डायरेक्शन होगा फोर्स का। सी वाला चार्ज भी ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा। तो जो फोर्सेस के डायरेक्शंस है, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट सी, this is force on charge at O due to charge at A, this is the force on charge at O due to charge at B. तो जो नेट फोर्स होगी नेट फोर्स ऑन Q, Q के ऊपर जो नेट फोर्स है that is vector sum of individual forces, FOA plus FOB। मुझे अंदाजा है कई लोग हैं जो ये वाली क्लास कर चुके हैं पहले, तो लेकिन मुझे तो सबके लिए सॉल्व करना ही होगा। FOA, FOB, FOC, इस सेपरेशन को R मान लीजिए, A से लेकर O तक का सेपरेशन, C से O तक का सेपरेशन R, B से O तक का सेपरेशन R। FOA का मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो FOA का मैग्नीट्यूड क्या है, O वाले चार्ज पर फोर्स चाहिए A वाले चार्ज की वजह से, तो जो मैग्नीट्यूड होगा दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, O पे चार्ज है कैपिटल Q, A पे चार्ज है स्मॉल q, डिवाइडेड बाय A और O के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसी तरह से फोर्स चाहिए ऑन चार्ज एट O ड्यू टू चार्ज एट B, तो ये भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, O पर चार्ज है कैपिटल Q, B पर चार्ज है स्मॉल q, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से जब आप FOC लोगे तो ये भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, FOA, FOB, FOC। अच्छा भाई ये बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, क्या ये करेक्ट है? दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? यस, मरियम कह रही है यस 5, मरियम बानो के अकॉर्डिंग यस ऐसे लिख सकते हैं, ज़ैनब खातून के अकॉर्डिंग भी ऐसे लिख सकते हैं, और अयान, अली, अदीबा, निल्जा, जिगमत, मोहित, नहीं लिख सकते भाई। जब मैं एरो लगाकर इक्वल लिख रहा हूं ना, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। लेकिन यहां देखो जरा, डायरेक्शन सेम है क्या तीनों फोर्सेस के? अलग अलग डायरेक्शन है, तो एरो नहीं लगा सकते। एरो लगाने का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन भी सेम हो गया, एरो नहीं आएगा, एरो आ गया तो गलत हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है, एरो नहीं आएगा। सो दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको अच्छा चलिए अभी देखते हैं, नेट फोर्स चाहिए, तीन वेक्टर्स को ऐड करना है। तीन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है, सबसे इजी तरीका है तीन वेक्टर्स को ऐड करने का कि रेजोल्यूशन से ऐड करो। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तीन वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है तो पहला काम आपको करना होगा कि इन वेक्टर्स को रिजॉल्व कीजिए एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। दिस इज FOC। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पूरा जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ये अगर 30, तो ये वाला एंगल भी आपका 30 जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये अगर 30, तो ये वाला भी 30 जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। FOC के कॉम्पोनेंट्स लो, देखो जिस, अच्छा अभी चैट रूम में मुझे बता दे जाओ तुम में से कितनों को वेक्टर्स नहीं आता। जिन्हें वेक्टर्स नहीं आता वेक्टर सिखाना होगा, विदाउट वेक्टर्स आप फिजिक्स नहीं कर सकते 12 की। ईमानदारी से चैट रूम में बताते रहो वरना नुकसान में रहोगे। FOC का कंपोनेंट यहां जो जाएगा दैट इज FOC cos 30, y के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा दैट इज FOC sin 30।
इसी तरह से एफ ओ बी के कॉम्पोनेंट्स देखिए, एक्स के लॉन्ग जो कॉम्पोनेंट होगा दैट इज एफ ओ बी कॉस 30, ऊपर जाएगा एफ ओ बी साइन 30, और एफ ओ ए जो है वो तो वाई के लॉन्ग एक्ट ही कर रहा है, तो उसको तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दोबारा देख लीजिए, एफ ओ सी ये है, ना एक्स के लॉन्ग है ना वाई के लॉन्ग है, एक्स के साथ एंगल 30, एक्स के लॉन्ग कॉम्पोनेंट हो गया एफ ओ सी कॉस 30, वाई के लॉन्ग एफ ओ सी साइन 30। इसी तरह से ये एफ ओ बी, एक्स के साथ एंगल 30 डिग्री, तो एक्स के लॉन्ग कॉम्पोनेंट एफ ओ बी कॉस 30, वाई के लॉन्ग एफ ओ बी साइन 30, और एफ ओ ए तो डाउनवर्ड जाएगा। तो आपने ने रिजॉल्व कर लिया। अब मुझे कुछ आंसर्स दो। नेट फोर्स चाहिए मुझे अलोंग एक्स एक्सिस। ये आंसर मुझे जिगमत देगा। जिगमत है क्लास में भी? जिगमत है। जिगमत, एक्स के लॉन्ग कितनी फोर्सेस दिख रही हैं? जिगमत, नंबर ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? दो। क्या एंगल बता, ये एंगल बता सकते हो दोनों फोर्सेस के बीच में जिगमत कितना होगा? एंगल बिटवीन फोर्सेस? नहीं, 180 डिग्री। हाँ, गुड। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल इज 180 डिग्री। तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो एफ ओ सी कॉस 30 माइनस एफ ओ बी कॉस 30। सो दे विल सिंपली कैंसिल आउट ईच अदर। भाई कैंसिल इसलिए कर देगा क्योंकि एफ ओ सी और एफ ओ बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। cos 30 सेम आ रहा है, कैंसिल कर देगा। मुझे चाहिए नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। डॉर्जे, वाई के अलोंग बताओ कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? डॉर्जे, नंबर ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। ओके, 3 हो गई। नंबर ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, डॉर्जे। तो जिससे मैं पूछूंगा ना वो नहीं बताता कभी, तब क्या आंसर आता है? डॉर्जे नहीं आता तो लिखो नहीं आता, लेकिन ट्राई करो एटलीस्ट। देखो भाई, वाई के अलोंग 3 फोर्सेस काम कर रही हैं। एक एफ ओ सी साइन 30 है, एक एफ ओ बी साइन 30 है, और एक एफ ओ ए। वाई एक्सिस के अलोंग 3 फोर्सेस हैं। एफ ओ सी साइन 30 फोर्स नंबर 1, एफ ओ बी साइन 30 फोर्स नंबर 2, एफ ओ ए फोर्स नंबर 3। 3 फोर्सेस काम कर रही हैं। अब देखिए, ये जो ऊपर वाली फोर्सेस है एफ ओ सी साइन 30 एंड एफ ओ बी साइन 30, दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा एफ ओ सी साइन 30 प्लस एफ ओ बी साइन 30, ये ऐड हो जाएगा। एफ ओ ए नीचे एक्ट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एफ ओ सी, एफ ओ बी, एफ ओ ए, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सबकी जगह एफ ओ ए रख दो। तो ये आ गया एफ ओ ए। साइन 30 की वैल्यू रख दो, साइन 30 इज हाफ, प्लस एफ ओ बी, इसकी जगह भी एफ ओ ए रख दो, साइन 30 इज हाफ, माइनस एफ ओ ए। तो ये एफ वाई आ गया एफ ओ ए बाई 2 प्लस एफ ओ ए बाई 2, इट्स एफ ओ ए माइनस एफ ओ ए gets cancelled out with the ether, तो फाई कितना आ गया? भाई एफ एक्स भी 0, एफ वाई भी 0। ज्यादा लोगों का आंसर आ रहा था नेट जो फोर्स होगी एफ, दैट इज एफ एक्स, ओके, प्लस एफ वाई विच इज इक्वल। तो यहाँ जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, और जब आप एडअप करोगे तो कितना आएगा? 0। तो आप कह सकते हो कैपिटल क्यू इज इन इक्विलिब्रियम।
चार्ज कैपिटल Q है यहाँ, दैट चार्ज कैपिटल Q इज इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स की। अब इसमें बताइए मुझे क्या क्या डाउट्स हैं किसी को। अरे साइन 30 है ना, साइन 30 तो हाफ होता है। FOC को FOA लिख सकते हैं, FOC को FOA लिख दिया, मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन 30 की जगह हाफ रख दिया, उस्मा। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो FOC की जगह FOA रख दिया और साइन 30 तो हाफ होता है, हाफ वैल्यू रखिए। अच्छा 12th बायो की टाइमिंग सुन लो। यहाँ लिख देता हूँ, बायो क्लास सैटरडे है और संडे है, 2:30 to 4:30। सैटरडे संडे 2:30 to 4:30। हाँ झा सर की, झा सर की बायो क्लास है 2:30 to 4। डॉर्जे तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक है यार, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। मैथ्स भी सैटरडे संडे है। अच्छा अब सैटरडे इशू आएगा ना, 5 से तो मेरी क्लास है, तो सैटरडे संडे मैथ्स रखते हैं 3:30 to 5। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये सब मैं डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा। रेहान जेडी सर की क्लास में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, सर का इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक है, तो जेडी सर के साथ प्रॉब्लम है। अभी झा सर की क्लास अटेंड करो, उसके बाद जैसे ही इशू सॉल्व हो जाएगा मैं जेडी सर के में ऐड कर दूंगा, लेकिन अभी नुकसान मत करो। फर्स्ट चैप्टर मैथ्स बायो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा, मैथ्स की भी 2 ही क्लासेस होंगी, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, बैच स्टार्ट हो रही है स्टार्टिंग से। जेडी सर के साथ इंटरनेट का इशू है। ठीक है अली, मैं ऐड कर दूँ, मुझे एक बार मैसेज कर देना यार, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। ओके सनी, ठीक है सनी, मैं आपको डालता हूँ। अरे मुझे व्हाट्सएप कर दो अली, मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैथ्स के 2 लेक्चर्स हुए, बायो का तो एक भी नहीं हुआ, बायो तो अभी शुरू हुआ है। भैया लिख लिया सबने इतना, रब कर दूं? सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इतना, किसी को कोई डाउट नहीं है? दिगमत, निल्जा, मोहित, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। जैनब, उस्मा, शाहीन, नोकेंत्री, क्या नाम लगता है यार, चलो इसे रब करते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर से टाइमिंग्स लिख रहा हूँ, बायो सैटरडे एंड संडे 2:30 to 4:30। मैथ्स सैटरडे एंड संडे 3:30 to 5। Force will be infinite, if distance is 0, it's 1/0 is infinite. इनफैक्ट कूलम्स लॉ डिफाइन नहीं होता भाई। क्वेश्चन सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है।
वो कह रहा है अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस एक ही जगह रखे हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स कितनी होगी? इट्स नॉट डिफाइंड। व्हाट अप, कूलम्स लॉ डिफाइन तब होगा जब चार्जेस कुछ सेपरेशन पर रखे हुए हैं, एक ही जगह रख दिए तो कूलम्स लॉ डिफाइन नहीं होगा। जो यार दो तीन क्लासेस की और जरूरत है, उसके बाद उसी बैच में आ जाओ। 2-3 क्लासेस और चाहिए। सैटरडे कर लो, ट्यूसडे थर्सडे, और उसके बाद उस बैच में कंटिन्यू कर दीजिए। भाई यहाँ तक लिखा सबने? इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करने के लिए इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो, अगर आप कह रहे हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम भी मैं फिलहाल कंसीडर कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट मास, तो आप अगर इक्विलिब्रियम ले रहे हैं पॉइंट मास का, पॉइंट मास के इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स ऑन द पॉइंट मास इज जीरो। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट मास मींस नेट फोर्स ऑन द पॉइंट मास इज जीरो। अगर एक पॉइंट मास इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो एक्ट करेगी, जीरो नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो है, दैट मींस जो एक्सेलरेशन होगा, भाई एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, तो एक्सेलरेशन भी जीरो आता है। तो आज तो यही छोड़ेंगे, आपकी केमिस्ट्री क्लास है 5-7 मिनट के बाद। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा सा 11th का इक्विलिब्रियम आपको आना चाहिए, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, आज यही छोड़ता हूँ। ओके। और टाइमिंग्स मेरा थोड़ा सा चेंज होगा अभी, तो मैं टाइमिंग्स आपको भेज देता हूँ। उसमें केमिस्ट्री क्लास बहुत लेट हो जाती है, अगर बायो रखनी है तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। कुछ चेंजेस होंगे टाइमिंग्स में, व्हाट्सएप के ऊपर डाल दूंगा। चलो भाई, ओके, क्लास यहीं छोड़ता है। हाँ मोहित, मैं करता हूँ, मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ कैसे होगा। चलो जी, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री क्लास होगी, लॉग इन करोगे तो। हाँ, सैटरडे क्लास है बायो की, इस सैटरडे बायो की क्लास है। फिजिक्स भी है। हाँ, उसामा डाउट क्लास है।